बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीर साहब भी हमारे हमरा वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद होंगे। आज प्रोग्राम मुकाबिल में जब सियासत की बात करने चलेंगे तो सियासत की इस गहमा गहमी का तमाम तर मरकज इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं जो कि 15 नवंबर को होने वाले हैं। वहां पर एक आम शोर हमें सुनने को मिल रहा है इस पाबंदी के बाद कि अब किसी किस्म के कोई भी इलेक्शन मुहिम नहीं चलाई जाएगी, तो कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ उम्मीदवारों की तरफ से धांधली का शोर भी मचाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी ये बात अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं कि धांधली अगर ना हुई तो भारी अक्सरियत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतेगी। धांधली के बारे में जो बातें हो रही हैं इस पर हारून साहब का तजिया लेंगे। क्या वाकई ऐसा है? अगर ऐसा है तो इसके पसे पुष्ट कौन कौन से ऐसे अनासिर हैं जो इस धांधली में मुलविस होंगे। मुल्क की सियासत की भी ओवरऑल बात करेंगे। मरियम नवाज ने एक हालिया इंटरव्यू दिया है जिसके अंदर एक अहम कहा जा रहा है कि सदी का यूटर्न है। पीटीआई इसको सदी का एक यूटर्न कह रही है कि यह सदी का एक यूटर्न है। कहा जा रहा है मरियम नवाज की तरफ से कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, फौज के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मगर वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म के जरिए ही होंगे। इसके साथ साथ राना सनाउल्लाह ने भी धांधली के हवाले से कहा, लेकिन कहा गया कि अगर तहरीक के हवाले से किसी किस्म का फौज के साथ मुज़ाकरात किए जाते हैं तो वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होंगे। अगर ये मुतालिबात माने जाते हैं तो क्या पीटीआई की मौजूदा हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं? इस पर हारून साहब का तजिया लेंगे। राना सनाउल्लाह की जब बात करेंगे तो उनके दामाद पर कत्ल के हवाले से एक अहम अदालती फैसला सामने आया, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। सदारती इंतखाब अमेरिका का, उसके हवाले से भी खासतौर पर जिक्र किया जाएगा। तजिया हासिल करेंगे हारून साहब का कि जो बाइडन की जीत के हवाले से जो जो बातें सामने आ रही हैं और ट्रंप ने जो एक नया इल्जाम लगा दिया कि उनके वोट को चोरी किया गया है और चोरी करके वो जो बाइडन को मुंतकिल किए गए हैं, अब क्या लाहे अमल होगा। अगर जो बाइडन के हवाले से जो नए मुतवक्के सदर के तौर पर माने जा रहे हैं, उसके बाद दुनिया के लिए उनकी पॉलिसी क्या होगी, उनकी जीत के असरात क्या होंगे, इसके ऊपर बात होगी। कोरोना के हवाले से हुकूमत की जो नई पॉलिसी सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है तिजारती मराकज़ को भी किसी हद तक बंद किया जाएगा। स्कूल के हवाले से नए फैसले सुनने को मिलेंगे। मगर इसके साथ साथ तमाम तर सूरत हाल में जब कोरोना कई कीमती जानों को निगल रहा है, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट वक़ार अहमद सेठ साहब की जिंदगी को निगल गया, साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ इससे मुतासिर हैं, चेयरमैन एनटीएमए जनरल मोहम्मद अफसर साहब इससे मुतासिर हैं। मज़ीद कितनी जिंदगियां निगलेगा और क्या सियासी जलसे होने चाहिए, ये भी हारून साहब से जानेंगे। हारून साहब, मुल्क की सियासत के ऊपर बात कर लेते हैं। भी मैंने बात करनी है, ये जो मरियम साहबा ने मुतालबा कर दिया है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं फौज से, इसको क्या समझा जाए? देखिए, कह वो ये रही हैं कि हुकूमत हमारे हवाले की जाए, मुज़ाकरात हो सकते हैं से की शर्त उन्होंने ये आयद किया है कि इमरान हुकूमत को बरतरफ किया जाए। तो बरतरफ कौन कर सकता है? इस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है ना। अगर तो वो कहें कि ताज़ा इलेक्शन होने चाहिए तो ये बात काबिल फ़हम है। इमरान हुकूमत को हटाया जाए तो इसका मतलब है इस्टेब्लिशमेंट मुदाखलत करे और उनके हक़ में मुदाखलत करे, वरना वो इस्टेब्लिशमेंट को भी बदनाम करेंगे जैसे सवाद के जलसे में किया नवाज शरीफ ने आज, और इस्टेब्लिशमेंट को भी करेंगे, मुल्क को भी बदनाम करेंगे। और बड़े, ये छोटा सा खेल नहीं है। अभी इस खेल में बहुत से खिलाड़ी शामिल हो गए हैं। राहील शरीफ उनके हक़ में लॉबी कर रहे हैं। यहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात का सफारत खाना अहम शख्सियतों से रब्ते कर रहा है, वो बड़ा अहम हो गया इसराइल को तस्लीम करने के बाद, और इसराइल का इंटेलिजेंस नेटवर्क वहाँ पे काम कर रहा है। तो ये भारतीय चैनल जो कुछ कर रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं, और उसके मरियम जो हैं और नवाज शरीफ जो हैं वो उनके घेरे में हैं उन लोगों के जो एंटी पाकिस्तान हैं। और नवाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौज के अंदर बगावत पैदा हो। उस वक्त जब LOC गर्म है, 15 आदमी ज़ख्मी हुए हैं, 5 शहीद हुए हैं, मकानों में आग लगी हुई है और पूरा बॉर्डर गर्म है जी। तो उनका मुतालबा दरअसल ये है कि हुकूमत हमारे हवाले की जाए। ये नहीं है सिर्फ कि इमरान खान को अलग किया जाए, यानी जाली उनको। तो एक बड़ा खेल है और अब ये देखना होगा कि किस तरह इसकी मज़ाहमत की जाती है। ठीक है, लेकिन हारून साहब, इमरान खान साहब ने जो एक हालिया इंटरव्यू दिया उसमें भी उन्होंने कहा है कि जो भारत है उसके थिंक टैंक की पॉलिसी ये है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े किए जाएं, फौज की साख को खराब किया जाए, और यही काम नून लीग कर रही है। इसी बयानिए पे वो कारआमद चल रही है। जी, नून लीग कर रही है, मगर पीडीएम की बाकी जमातें उसकी मज़ाहमत नहीं कर रही हैं। तो सिर्फ नून लीग नहीं है उसमें शामिल, नून लीग तो पेश है, मगर बाकी जमातें भी बाज़ एतबार से शामिल हैं, बाज़ दूसरे ममालिक शामिल हैं, और टारगेट पाकिस्तान आर्मी है, रियासत पाकिस्तान है, इसलिए कि जो रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है वही फ़ौज के ख़िलाफ़ है। ठीक।
ठीक, लेकिन हारून साहब पीटीएम के प्लेटफॉर्म पे जितनी भी जमातें उनके मुताबिक पीटीआई की जो मौजूदा हुकूमत है वो एक जाली हुकूमत है और मरियम सावा जो इस वक्त लीड कर रही हैं उस पार्टी को और उस तहरीक को। क्या फिर समझा जाए कि इमरान खान साहब घर चले जाएंगे, मौजूदा हुकूमत खतरे में है, अपनी मयाद को पूरा नहीं कर सकेगी, क्या ये समझा जाए? देखिए, वो आने वाले दिनों के बारे में कोई पेशीनगोई तो नहीं की जा सकती, मगर खेल अब खतरनाक मरहले में दाखिल हो गया है। तो हुकूमत क्या करेगी हारून साहब? हुकूमत भी तो अपना बचाव करेगी, हुकूमत क्या करेगी फिर? नहीं, जाहिर है हुकूमत अपना बचाव करेगी। और इमरान खान साहब ने बिल्कुल आज फिर तकरीर में कहा कि एक सदर साहब ऐसे थे जिन्होंने इतने बलूचिस्तान के दौरे नहीं किए जितने दुबई के किए, और एक वज़ीर आज़म यानी नवाज शरीफ साहब ऐसे थे जिन्होंने लंदन के ज़्यादा दौरे किए और बलूचिस्तान के कम किए। बल्कि किए ही क्या, बराए नाम कोयटा गए और वहाँ से वापस आ गए, एक दफ़ा शायद गवादर भी गए। तो इमरान खान तो डटे हुए हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बाकी फोर्सेस क्या करेंगी। तो कोई पेशीनगोई नहीं की जा सकती हालात के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो लेकिन फौरी अगरचे तब्दीली का इम्कान नज़र नहीं आता। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद ये नए मरहले में दाखिल हो जाएगा मामला। गिलगित बल्तिस्तान में कुछ कहा नहीं जा सकता कि कौन जीतेगा। गैलप का सर्वे ये कहता है, अगरचे एक नाकस सर्वे मैं बताता हूँ आपको नाकस कैसे है। अधूरा है, यानी नाकस गलत नहीं है मगर अधूरा है। वो हल्का वार सर्वे करना चाहिए था, क्योंकि मुख्तलिफ हलकों में 3 डिवीज़नों में मुख्तलिफ सूरत हाल है कि एक आध हल्का ऐसा है जहाँ जमीयत उलमा इस्लाम की बालादस्ती है। कोई 10-11 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे पीपल्स पार्टी बड़ी मजबूत है, और 13-14 हल्के ऐसे हैं जहाँ पीटीआई मजबूत है। आज़ाद उम्मीदवार भी कुछ जीत सकते हैं, पीटीआई के कुछ लोग आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हैं, और भी कोई आज़ाद उम्मीदवार जीत सकता है। तो उसके बाद खेल नए मरहले में दाखिल होगा। ये बहुत ही एक भरपूर मार्का होने वाला है कि जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि भाई शरीफ ख़ानदान की कामयाबी का कोई इम्कान है। अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी वक्त, अभी फौरी तौर पे तो नहीं, किसी वक्त नए इलेक्शन होते हैं तो शरीफ ख़ानदान उसमें नहीं होगा मेरे ख्याल में, इसलिए कि नवाज शरीफ साहब पे तो वैसे ही पाबंदी है, शहबाज शरीफ साहब पे करप्शन के बेशुमार केसेस हैं। ये चाहते ये हैं कि इनके केसेस वापस लिए जाएं और हुकूमत इनके हवाले की जाए और इमरान खान को हटा दिया जाए। ये मुमकिन नहीं है इस वक्त फौरी तौर पर। ठीक है, लेकिन हारून साहब ये तो कहते हैं कि अवाम हमारे साथ बहुत ज्यादा है। ताज़ा इलेक्शन की बात क्यों नहीं कर रहे पे जोर देते देते अचानक वो उन्होंने ये क्यों कहना शुरू कर दिया कि इसको हटा दिया जाए? जी, वो यही कह रहे हैं, उनकी डिमांड यही है कि मौजूदा हुकूमत जो जाली है उनके नज़दीक, इसको घर भेजना चाहिए और उसके बाद मुज़ाकरात हम लोग कर सकते हैं, मुज़ाकरात की टेबल पर आ सकते हैं। नहीं, घर भेजना चाहिए तो उसका आईनी तरीका क्या होता है हुकूमत को घर भेजने का? या नो कॉन्फिडेंस हो, और नो कॉन्फिडेंस की पोजीशन में नहीं। खुद शायद खकान अब्बासी ने कहा कि नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ। दूसरा तरीका यह है तवील एजिटेशन हो, सस्टेन्ड एजिटेशन हो, जैसे 77 में हुआ था। तो वो तवील एजिटेशन के लिए तो नून लीग की तश्कील ऐसी नहीं है कि तवील एजिटेशन कर सके। अब तक आम आदमी उनके जलसों में नहीं है, उनके वर्कर आए हैं और सिर्फ एक शहर में जलसा उन्होंने नहीं किया, उसके लोगों पे मुश्तमिल दूसरे शहरों से लोग आए हैं। अब लाहौर का जलसा होगा तो कुछ और अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि लाहौर से बहुत कम लोग शिरकत करेंगे, दूसरे शहरों से लोग लाए जाएंगे। हारून साहब यहाँ पे अब नो कॉन्फिडेंस भी नहीं करना चाहते, तवील एजिटेशन की हिम्मत नहीं रखते, ये कि इस्टेब्लिशमेंट हटा दे, तो ये आईनी तरीक़ाकार तो नहीं है। जबकि उनके लोग ये कह रहे हैं, एहसन इकबाल भी और दूसरे भी, कि हम तो आइन की हुदूद में करना चाहते हैं। नवाज शरीफ साहब एक बात करते हैं और उसकी ताबीर दूसरी करते हैं उनकी पार्टी के लोग, और दूसरी पार्टियां कभी डिस्टेंस करती हैं लेकिन प्रैक्टिकली उसकी मज़ामत नहीं कर रही हैं उनके तर्ज अमल की। बिल्कुल सही बात है हारून साहब, लेकिन एक तरफ इनका बयानिया भी अगर हुकूमत बन जाती है गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की, ठीक है, जो जाहिर है अलायंसेस की मदद से बनेगी, तो फिर सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट कोई धांधली नहीं कर रही है। अच्छा, अगरचे बयानात आ रहे हैं मगर उनकी तस्दीक नहीं होती। रह गई ये सवाल कि क्या हुक्मरान पार्टी कोई धांधली कर रही है, तो इसका जवाब है हाँ, धांधली ये है
अली अमीन गंडापुर साहब ने जो बयान दिया, दो बयानात उन्होंने दिए। एक तो खैर बैड टेस्ट का है, एक खातून के बारे में इस तरह की गुफ्तगू करना नहीं करनी। दूसरा उन्होंने कहा कि उतने 1000 करोड़ रुपए जायद दिए जाएंगे जितने हजार वोट जो हैं वो जायद मिलेंगे। सही। तो ये बहरहाल खिलाफ वर्जी है, एक तरह की धांधली है। अदालत ने भी रोक दिया ना। बाकी तमाम पार्टियां जो हैं वो धांधली की एक जैसी जितनी सलाहियत रखती हैं वो धांधली तो करेंगे। सियासी पार्टियों का माजी तो ये है, इन सब सियासी पार्टियों का। ठीक है, ये बात तो आपकी सही है हारून साहब, लेकिन इस मगर एस्टैब्लिशमेंट को कोई एतराज नहीं है पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने पे, ऐसा लगता है। और इमरान खान जीत जाए तो भी उन्हें कोई एतराज नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट कोई मुदाखलत नहीं कर रही है। इसका मतलब जो इशारों हुकूमत क्या कर रही है और अपोजिशन पार्टियां क्या कर रही हैं, ये तफसीलात रफ्ता रफ्ता सामने आएंगी। और इल्ज़ामात तो ये हमेशा एक दूसरे पे आयद करते ही रहते हैं। अब उन इल्ज़ामात के बारे में क्या कहा जा सकता है? मसलन ये कहा गया है कि पोस्टल बैलेट उससे ज़्यादा तकसीम किए गए हैं सरकारी मुलाजमीन में जितनी उनकी तादाद है। सही। अब हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है, अगर हमारे वहाँ नामनिगार जो हैं उनसे आप रब्ता कर सकें तो उनसे भी रब्ता कर रहे हैं। बिल्कुल हारून साहब, उनसे रब्ता कर रहे हैं, वहाँ की जो सिचुएशन है वहाँ इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन हारून साहब चलिए, ये तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से क्लियर हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट किसी किस्म की कोई धांधली का हिस्सा वहाँ पर नहीं है। जो भी धांधली हो रही है वो सियासी जमातें आपस में कर रही हैं। यहाँ पे जो बयानिए में तजाद है उसके ऊपर मैं एक सवाल करना चाह रही हूँ हारून साहब। जो मरियम साहबा ने बात की है, एक तरफ वो कहते हैं कि जी फौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, फिर जब वो मुज़ाकरात की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि फौज को दावत दी जा रही है कि आए और सियासत के अंदर आकर मुदाखलत करें। तो इसमें कोई शुबा ही नहीं है। यानी इस्टेब्लिशमेंट से पहले भी उनका राब्ता था, उन्होंने वोट किस लिए दिए थे? एक्सटेंशन के लिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। और जब उनकी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई तो उन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं अदबदा कर हमला कर दिया, बिल्कुल फ्रस्ट्रेशन की हालत में हैं। और ये भी जाहिर है कि गैर मुल्की मदद भी इसमें हासिल है। और इमरान खान साहब जो हैं वो सिचुएशन को समझ उस तरह पूरी तरह नहीं रहे। वो कह रहे हैं मईशत ठीक हो गई। कहाँ से मईशत ठीक हो गई है? अगर वो ये कहें कि मईशत की बेहतरी का इम्कान है और गाड़ी जो है वो पटड़ी पर चढ़ जाएगी तो ये तो बात काबिल फहम है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है और वो कह रहे हैं मईशत ठीक हो रही है। उनका एक ही मसला है कि इनकी नाक रगड़ी जाए। वो अवामी मसाइल हल करने पे तो कोई तवज्जो नहीं दे रहे। दावा उन्होंने कर दिया कि आटे की और चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी। कैसे दावा कर दिया? भाई जब ये प्रैक्टिकली होगा उस वक्त बात करें। आप तो ये भी कहते थे कि गैस निकल आएगी, बहुत उम्मीद है। मैंने उस वक्त उनके वज़रा से पूछा, उनके करीब 3 लोगों से, उन्होंने कहा 10% से ज़्यादा का इम्कान नहीं है। वो खुशफहमी की एक जन्नत उन्होंने आबाद की हुई है, इर्द गिर्द उनके खुशामदी हैं। वो सूरत हाल का पूरा इदराक नहीं रखते। ठीक, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान नुमाइंदे भी हारून साहब मिराज आलम हमारे साथ मौजूद है, उनसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मिराज, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में ताज़ा सूरत हाल क्या है इलेक्शन मुहिम को लेकर, इलेक्शन को लेकर, और लोगों का एक आम रवैया क्या नजर आ रहा है? किस जमात की तरफ ज्यादा राग़िब नजर आ रहे हैं? किसका मंशूर ज्यादा ताकतवर है इस वक्त? गिलगित बल्तिस्तान में जो इंतखाबी हमाजनी है वो इस वक्त उरूज पर है। पहली बार वफाकी पार्टी के टॉप लीडरशिप गिलगित तशरीफ लाई और भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस वक्त पूरी नजरें गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर है। गिलगित में जितनी सर्दी है इस वक्त जो इंतकामी हमाजनियाँ है उसमें इतनी गर्मी नजर आ रही है। मुकाबले की बात करूँ तो गिलगित बल्तिस्तान के 23 हल्कों में से 11 हल्कों में पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कांटे का मुकाबला नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून की 3 हल्कों में पोजीशन मजबूत नजर आ रही है। 2 हल्कों में MWM भी मजबूत है, क्योंकि दोनों MWM के जो उम्मीदवार है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत हासिल है। एक हल्के में इस्लामी तहरीक के मुकाबले की पोजीशन में है। बाकी कुछ ऐसे हल्के भी है जहां आजाद उम्मीदवार भी मजबूत नजर आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा मिराज, मुझे ये बताएगा कि GB का हल्का 3 है जिसकी पोलिंग मुलतवी हुई है और कहा जा रहा है कि 22 नवंबर को यहाँ पे इंतखाबात होंगे। इसकी वजह क्या है और वहां पर लोगों की कितनी बड़ी तादाद है वोटर्स की जो इस हल्का से मुंसलिक है? GBLA 3 का जो पोलिंग अपना इंतखाबात का जो शेड्यूल था वो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सूबाई सदर सैयद जाफर शाह उसकी वलादत के बाद उसका जो पोलिंग शेड्यूल था वो 22 तारीख को रखा है। वहाँ भी 3 कैंडिडेट है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल पार्टी के। इनके दरमियान भी एक कांटेदार मुकाबला मुतवक्किल है। जी
ठीक है, मुझे लास्टली ये बताइए मिराज, 14 नवंबर से 16 नवंबर तक कहा गया कि आम तातील है, लोगों को राग़िब किया जाएगा कि आए अपना वोट कास्ट करें। कितनी बड़ी तादाद लोगों की ऐसी है जो इन तमाम जमातों से मायूस है और किसी आज़ाद उम्मीदवार का इंतखाब करने के लिए बात कर रही है? गिलगित बल्तिस्तान के तकरीबन हल्कों में जो है कि वो सियासी लोगों में रुझान है, जिनमें नहीं था वो भी, यहाँ मरियम नवाज आई, बिलावल भट्टो जरदारी आए और वफाकी वजीर अली बिन गंडापुर आए। इन्होंने हर हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाए और जो जिनमें शऊर नहीं था, इनको जो सियासी शऊर था वो शऊर दिया गया। कुछ हल्के, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा गिलगित बल्तिस्तान से हमारे साथ यार उनसा, मैं इस पे आपसे बात करूंगी मगर एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, इस पे बात करेंगे। राना सनाउल्लाह के दामाद के हवाले से खासतौर पर बात होगी और अमरीकी सदारती इंतखाबात के हवाले से बात होगी। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। राना सनाउल्लाह के दामाद के बारे में जो अहम अदालती फैसला आया उस पर हारून साहब का तजिया लेते हैं। हारून साहब, राना सनाउल्लाह के दामाद के बारे में जो अदालती फैसला आया कत्ल से मुताल्लिक, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? फैसला नहीं आया, फर्द जुर्म आयद हुई है। जी जी, फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। वकला ने बहुत मज़ाहमत, फर्द जुर्म आयद कर दी गई ना, उनके वकला ने इसकी बहुत मज़ाहमत की और कहा कि ये सियासी मामला है। तो उन्होंने कहा 2 आदमी कत्ल हुए हैं। आपके इल्म में होना चाहिए कि 2 भाई थे जो राना साहब के ग्रुप में थे, बाद में वो शेर अली के ग्रुप में चले गए। 2016 में उनमें से एक इमरान भट्ट कत्ल हो गया जी, और 2017 में आसिफ भट्ट कत्ल हो गया, उसका इल्ज़ाम है। तो जज साहब ने ये कहा कि आप हर चीज़ को सियासी क्यों बनाते हैं? 2 आदमी कत्ल हुए हैं, गवाह मौजूद हैं, तो फर्द जुर्म आयद होगी, इसमें तो कोई गैर ज़रूरी ताख़ीर नहीं हो सकती। ये स्पेशल कोर्ट है, वो जो जस्टिस खोसा ने जो अदालतें बनाई थी, खुसूसी अदालतें जिसमें 3-4 महीने में लाजमन फैसला होता था, वो उनका प्लान तो ये था कि 1 महीने से ज़्यादा ना हो, लेकिन वकला उसको रजिस्ट करते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि बार एसोसिएशन के इंतखाबात होने वाले हैं। सवाल यह कि बार एसोसिएशन के इंतखाबात होते रहें, उसमें तो एक वकील ने पेश होना होता है या 2 वकीलों ने पेश होना, फ़र्ज़ कीजिए, तो वो जाएँ अपना वोट डालें और अदालत में आएँ। इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसको डिले किया जाता रहे। बाकी ये मियाँ शफीक साहब से पूछ लेंगे क्या सूरत है। बिल्कुल, मेरे साथ ही हैं इस वक्त कारून साहब। मियाँ शफीक साहब ब्यूरो चीफ फैसलाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मियाँ शफीक साहब, आपने हारून साहब की गुफ्तगू सुनी। डेफिनेटली जब बार एसोसिएशन इंतखाबात की बात करते हैं तो इतना कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप उस केस को इल्तवा का शिकार कर दें। अब 4 दिसंबर जुम्मे का दिन दिया गया है, मगर बड़े अहम रिमार्क्स जज साहब के आए हैं कि ये ना हो ये जुम्मा भी आपके लिए ख़तरनाक हो। देखें हारून साहब, आप भी अच्छी तरह जानते हैं ये मामलात थे तो सियासी, लेकिन सियासत आपको पता है कि अदालतों से बाहर होती है। ये वही वाक़या है जिसके हवाले से 2018 के इंतखाबात के मौके पर चौधरी शेर अली ने बड़ा शोर मचाया था कि राना सनाउल्लाह अपने जितने सियासी मुखालफिन हैं उनको कत्ल करा रहे हैं। तकरीबन कोई फैसलाबाद में 16 लोग थे नून लीग के कारकुन जिनको कत्ल किया गया था। उनको जाली मुकाबलों में या वैसे अननोन पर्सन ने फायरिंग करके कत्ल किया था। ये भी उन्हीं वाकयात में से एक वाकया है। पहले एक लड़का कत्ल होता है इमरान भट्ट, जो कि पहले चौधरी राना सनाउल्लाह के ग्रुप का बड़ा सा गर्म साथी था। इनको छोड़ के चौधरी शेर अली ग्रुप में चला गया। ये एक रंजिश थी, इसी रंजिश की बिना पे उसको ठिकाने लगवाया गया। ये हम नहीं कहते कि राना सनाउल्लाह ने कत्ल करवाया, ये उनकी अपनी मुबैना तौर पे ये आप कैसे कह सकते हैं भाई? इसे मुबैना तौर पे कंसिडर किया जाए। ये उनकी अपनी जमात के लोगों ने भी इल्जाम लगाया और उनका इल्जाम है ना, अभी अदालत का कोई फैसला तो नहीं आया ना। बिल्कुल। अब उसका जो जब कत्ल हुआ फिर उसके केस को लेके उसके जो हकीकी भाई आसिफ भट्ट वो लेके चल रहा था, वो भी जो शेर अली के ग्रुप में ही शामिल है। थोड़े दिनों बाद ही उस केस की परसू के दौरान ही उसको भी कत्ल कर दिया गया। अब दोनों भाइयों का मर्डर केस है, कोर्ट में चल रहा था। पहले इसके 7-8 ये भी लगी थी और केस चल रहा था खुसूसी अदालत में। उस अदालत ने इसको शिफ्ट कर दिया सेशन कोर्ट में। अब सेशन कोर्ट में नून लीग के जो वकील हैं, जो राना सनाउल्लाह के जो वकील हैं, उन्होंने काफी ज्यादा रंग देने की कोशिश की कि जनाब ये इसको सियासी तौर पे बनाया जा रहा है। कत्ल तो हुए हैं और किसने किए हैं ये भी सारा शहर जानता है कि कैसे हुआ वाकया, लेकिन वो कोशिश ये की जा रही है कि इसको किसी तरीके से उलझाया जाए, मामले को ताखीर का शिकार किया जाए।
बहरहाल आज फर्द जुर्म आयद हो चुकी है राना सनाउल्लाह को, तो पुलिस ने जब वो वजीर कानून थे दौरान तफ्तीश उनको बेगुनाह करके पर्ची थमा के उनको तो केस से निकाल दिया। लेकिन उनका जो दामाद है वो शहरयार, उसको पिछले साल 19 अगस्त 2019 को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया था और तफ्तीश की थी, बहुत सारी कड़ियां मिल रही थी, लेकिन वो बाद में जमानत पे रहा हो गए। लेकिन आज जब अदालत में केस पेश हुआ और उसके फर्द जुर्म आयद हुई, शहरयार ने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो सियासतदान या मुखालफिन करते हैं कि इन पे सियासी तौर पे ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। 5 दिसंबर डेट पड़ी है समाअत की। 4 दिसंबर, जहाँ तक मेरा नॉलेज है मियां शफीक साहब 4 दिसंबर की तारीख है, जुम्मे के रोज की। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। केस से मुतालिक आपने बात की। हारून साहब, जिस तरह से इसकी अपडेट्स आएंगी हम भी डेफिनेटली प्रोग्राम मुकाबिल में इसके ऊपर बात करेंगे, मगर अभी एक और बड़ा अहम मामला जो आपने पहले सेगमेंट में जिक्र किया LOC के हवाले से, ये जो आबादी को निशाना बनाया है भारत ने, हल्के और भारी हथियारों के साथ गोलाबारी की गई है, एक जवान शहीद हुआ है, 4 शहरियों के बारे में इत्तला सामने आ रही है, ये क्या है हारून साहब? एक तरफ हमारा मुल्क मुस्तहकम नहीं हो रहा, सियासत में एक अजीब हलचल है, मुल्क की सियासी पार्टियां अजीब बयानिए के साथ चल रही हैं, ऐसे में भारत की तरफ से इस किस्म की कार्रवाइयां कितनी नुकसानदेह हैं? देखिए, वो तो यानी उनका तो ये दावा है, वो कुछ भी कह सकते हैं। भारत की सारी सियासत जो मकर और झूठ और सियासत की का उनका रवैया है, उनकी सारी सियासत झूठ और मकर की है पहले दिन से। यानी वज़ीर आज़म नेहरू जैसे आदमी ने कहा था कि पाकिस्तान इस तरह तहलील हो जाएगा जिस तरह शबनम के कतरे सूरज के अव्वलीन किरणों से तहलील हो जाते हैं। तो उनका तो एक लॉन्ग टर्म टारगेट है कि बलूचिस्तान को अलग किया जाए, पाकिस्तान की बाल्कनाइजेशन की जाए, 3 हिस्सों में इसको तकसीम किया जाए, ये हो सके तो 4 हिस्सों में तकसीम किया जाए, सिंध को अलग किया जाए, पूना से लेके बम्बई तक। ये 70s की बात है कि पूना से लेकर 80s में पूना से बम्बई तक टेररिस्ट जो हैं उनको तरबियत दी गई। MQM के अल्ताफ़ हुसैन के जो लोग थे, फिर दादू की पहाड़ियों में इन्होंने GSN के लोगों को ट्रेनिंग दी। तो ये कोई अजीब बात नहीं है, ताज़ा डेवलपमेंट ये है जो सब लोग वाकफ़ ही हैं और अब कुछ ऐसी ताज़ा भी नहीं है कि चीन ने उनकी नाक रगड़ी है, उनके बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है और 2 महाज खुल गए हैं। अब वो चीन का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते अमेरिकी तायद के बावजूद, और अमेरिका भी एक हद तक तायद कर सकता है, हमले की तायद तो नहीं कर सकता। सही। और फरवरी में आपने देखा कि जब उन्होंने हमला किया बालाकोट पे और तासुर देने की कोशिश की कि हमने बदला ले लिया है पुलवामा का, पुलवामा से तो पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं था, तो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की। और आपके इल्म में होना चाहिए कि अमेरिकी दबाव था कि कार्रवाई न की जाए जवाबी, और बरतानिया का भी था और ममालिक का भी था। बट दिस वाज वन टाइम जब सारी दुनिया की बात सुनने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया और कार्रवाई की, और एक ऐसी जगह भी लॉकडाउन की, एक ऐसी जगह के करीब भी बम गिराया, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मगर उन्होंने बताया कि हमारी सलाहियत क्या है। जहां बपन रावत तशरीफ फरमा थे और मैसेज उन्हें लाउड एंड क्लियर दे दिया गया कि जारहियत करेंगे। फिर राजस्थान में उन्होंने प्लान किया तो उन्हें बता दिया गया कि एक मिसाइल अगर आप फायर करेंगे तो उसके जवाब में 3 मिसाइल फायर करेंगे। एक वाक़या और भी है, ये सरहद पे जब झड़पें हो रही थी, जो पिछले कोर कमांडर थे उन्होंने इतना दबाव बढ़ाया इंडियंस पर जो हमला करने के लिए आते थे, इतना दबाव बढ़ाया कि सफ़ेद झंडे लहराकर उन्हें लाशें उठानी पड़ी। और एक मौके पर बपन रावत को उसकी निशानदेही हो गई कि वो इलाके में मौजूद है, उसे मैसेज दिया गया कि आप यहाँ से निकल जाएं वरना आप नतायज के आप जिम्मेदार होंगे, चुनांचे वो भागा वहाँ से। पाकिस्तान एस्केलेट नहीं करना चाहता था, सिचुएशन को ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहता, मगर मोदी की ज़रूरत यह है कि वो अपनी राय आमा को मुतमिन रखे। उसने बहुत बड़े बड़े दावे किए, बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाएगा जैसा कि मशरक़ी पाकिस्तान को किया गया था। ये 1971 का पाकिस्तान नहीं है, ये एक वार हार्डन्ड आर्मी है जिसके पास एटम बम है, जिसके पास मिसाइल हैं और अपने बनाए हुए मिसाइल हैं, जिसके पास तैयारे हैं, अपने बनाए हुए तैयारे हैं। सही। और ये अपना दिफा करने की पूरी सलाहियत रखता है। हमारा तो जो भी होगा, लेकिन उसका नतीजा जैसे ज़ियाउल हक ने कहा था कि उसके नतीजे में इंडिया में वो ऐसी तबाही आएगी कि तारीख़ हमेशा उसे याद रखेगी। वो डरे हुए तो हैं, लेकिन ये जब अंदरूनी देखिए तमाम चीज़ों का इन्हिसार अंदरूनी सूरत हाल पर होता है।
अंदर जब इतना बड़ा हंगामा हो और इल्ज़ामात की एक दूसरे पर बारिश हो रही हो तो वो क्यों इससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे। यानी हमारा हाल ये है कि हम पहले बात कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान की और फिर उसके बाद बात कर रहे हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की। तो 15 शहरी हमारे जो ज़ख्मी हुए हैं, 5 शहीद हुए हैं, ये इतना बड़ा वाक़या है। अमेरिका का वो हलीफ है, बाहर से दबाव उस पर आएगा नहीं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान आर्मी इसकी पूरी सलाहियत रखती है मज़ाहमत करने की। सिविल आबादियों को बहुत नुकसान पहुँच रहा है। 20-25 बरस पहले यही सूरत हाल थी कि नीलम वैली में आप ट्रेवल नहीं कर सकते थे। अभी भी लगता हम है गए एक दफ़ा, कुछ अखबार नवीसों का एक वफद गया तो हमसे ये कहा गया कि भाई आप एहतियात के साथ ट्रेवल करें, और एक मौके पर हमें छुपने के लिए कहा गया जहाँ वो हाइट पर थे और वहाँ से उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि वो गोलाबारी कर सकते हैं और अखबार नवीस भी निशाना बन सकते हैं। सही है, सही। आपने जो पुलवामा की एक जी हारून साहब कंटिन्यू रखिए। पुलवामा की आप जो बात कर रहे हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान का उसमें हाथ नहीं था, मगर हमारे बड़े कुछ ऐसे सियासी लोग थे जिन्होंने गैर जिम्मेदार किस्म के स्टेटमेंट्स भी पुलवामा के हवाले से दी थी। चलिए आप दुनिया की बात, अब जरा बड़े कैनवस पे देखिए ना, वो गैर जिम्मेदाराना बयानात आप तवक्को रखें आइंदा भी दिए जाएंगे। और मोहतरमा ने मरियम नवाज ने धमकी दी है, राज खुले। अयाज सादिक जैसा आदमी अयाज सादिक जैसा आदमी कह रहा है कि मुझे छेड़ा ना जाए। उसने देखिए ना, जिस वक्त यानी भारत खजल और शर्मिंदा था और दबा हुआ था और अंदर से लान तान मोदी पे हो रही थी, तो उसने उन्हें जश्न मनाने का मौका दिया। और ये कहा कि इनकी पाकिस्तान की तो बालों की तो टांगें कांप रही थी। किसी की टांगें नहीं कांप रही थी, परेशान जरूर थे, इसलिए कि वो हमसे ज़्यादा वो परेशान थे। लेकिन ये कि अगर जंग हो तो क्या उस पर जश्न मनाना चाहिए और क्या नॉर्मल नजर आना चाहिए। बिल्कुल नुकसान जाहिर है, एक ज़हनी दबाव तो होता है। और अब वो धमकी दे रहे हैं कि मैं, और भी मरियम भी और वो भी कह रहे हैं कि मैं कुछ और भी बताऊंगा। वो सब कुछ बता दें जो उन्होंने बताना है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ ना कि शरीफ खानदान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। लोग इतनी बेहमीदी का मुजाहरा नहीं करेंगे, वो सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं कि उन्हें कबूल करें। करप्शन भी डट के की और अब वो भारत की मदद कर रहे हैं बिलवास्ता तौर पे। ठीक है, अब ये तो इमरान खान साहब ने कह दिया हमारे पास। इसलिए मैं वसूख के साथ हमेशा ये कहता हूं कि शरीफ खानदान इक़्तिदार में नहीं आएगा। मुस्लिम लीग आ सकती है, मुस्लिम लीग एक बड़ी पार्टी है, सेंट्रल पंजाब में पॉपुलर है, लेकिन मुल्क ऐसे लोगों के हवाले नहीं किया जा सकता जो इलाके में इंडियन बालादस्ती को कबूल करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब जरा बड़े कैनवस के ऊपर दुनिया का जायजा लेते हैं। हारून साहब, आपने अमेरिका की बात की, चाइना की, इंडिया की बात की। चाइना ने तो आज एक बात भी दे दी है जो बाइडन को नया सदर बनने की अमेरिका का। लेकिन ट्रंप ने एक नया जो इल्जाम आयद किया है कि मेरे वोट चोरी किए गए हैं, और फिर वहां पर जो सियासी मुबस्सरीन हैं वो ये बात कर रहे हैं कि चूंकि वो सदर रह चुके हैं ट्रंप, और उनके पास इसका हक भी मौजूद है कि वो तमाम पहलुओं का जायजा ले सकते हैं कानूनी तौर पर, अपने वोटों के हवाले से, जांच पड़ताल के हवाले से। तो ये जो बाइडन की जीत का बाकायदा ऑफिशियल ऐलान कब होगा? अभी तो उन्हें नए मुतवक्के सदर के तौर पर जाना जा रहा है। नहीं, ऑफिशियल ऐलान, ओहो नहीं, वो एक मुगालता बात, पाकिस्तानी अखबारात अगर आप पढ़ते हैं तो मुगालता पैदा होता है। वो ऑफिशियल ऐलान कभी बहुत जल्दी नहीं हुआ करता। आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अभी कुछ वोट डाले जाने वाले हैं। मतलब जो इंतखाबी अमला है उसने वोट नहीं डाले, और सरकारी ऐलान हमेशा ताखीर से होता है। नवंबर में इलेक्शन होता है शुरू में, और 20 जनवरी को दूसरा अमेरिकी सदर टेक ओवर करता है। वो कोई 40% रिपब्लिकन, 60% रिपब्लिकन भी ये कह रहे हैं कि उसे व्हाइट हाउस खाली करना चाहिए। 40% या 41% कह रहे हैं नहीं करना चाहिए। अमेरिकी राय आमा से पूछा गया तो 21% लोगों ने कहा कि उसे नहीं करना चाहिए, और 79% ने कहा कि खाली करना चाहिए। एक महूम सी उनकी उम्मीद है कि अदालतों से उन्हें कोई रिलीफ मिल जाएगी। और मगर अदालतें क्या करेंगी? अदालतें क्या अपना मुल्क गैर मुस्तहकम करेंगी? अलगोर वाला वाक़या लोगों को याद नहीं है कि अलगोर के पॉपुलर वोट ज़्यादा थे गालबन, लेकिन ये अदालत ने जो है वो क्विकली फैसला दिया, उसने टेक ओवर कर लिया वो। और दूसरा देखना ये होता है कि जो अदारे हैं सरकारी वो क्या कर रहे हैं। पेंटागन क्या कर रहा है, CIA क्या कर रही है, FBI क्या कर रही है, वो उन्हें सदर का प्रोटोकॉल दे रहे हैं। सारी दुनिया ने मुबारकबाद दे दी। आपके इल्म में है कि पोप फ्रांसिस ने भी मुबारकबाद दे दी है।
अब हालांकि पोप तो मुतनाज़ा मामलात में नहीं पड़ते, इसका मतलब यह है कि उसका इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं है। ठीक है, इसके दुनिया और पर असरात बहुत क्या होंगे? ब्रेक से वापस आके पॉपुलर वोट तो उसके 50 लाख ज्यादा हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मार्जिन है। मैं एक छोटी सी तरफ हारून साहब जा रही हूँ, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो बाइडन उसकी पॉलिसी का दुनिया और खलीजी ममालिक की तरफ रवैया क्या होगा, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आके बात करेंगे और कोरोना के हवाले से भी खुद तौर पर गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अमेरिका के सदारती इंतखाबात के हवाले से चूंकि बात चल निकली है, इस वक्त सीनियर तजियाकार हैं अदनान आदिल साहब, वो हमारे साथ प्रोग्राम मुकाबिल में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अदनान आदिल साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। अमेरिका के इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू चल रही है, एक अजीब सा मामला है। ट्रंप अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है। जो बाइडन का ऑफिशियल ऐलान हो चुका है कि वो इस वक्त अमेरिका के नए सदर होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस किस तरफ जाएगा? क्या कानूनी जंग शुरू हो जाएगी? क्या मामला इल्तवा का शिकार हो जाएगा? जो पूरे इस वक्त खलीजी ममालिक के हवाले से पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है, आप अपने कॉलम्स में बहुत लिखते हैं अमेरिका के हवाले से और ख़ासतौर पे पूरा दुनिया के कैनवस को शामिल करते हैं। आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका का मामला किस तरफ जाएगा? बिल्कुल नॉर्मल होगा और 20 जनवरी को बाइडन सदर का हलफ उठा लेंगे। असल में ट्रंप जो हैं उन्होंने अजीबोगरीब दावे किए हैं कि 27 लाख वोट उनके जो थे उनको डिलीट कर दिया गया है। तो उसके जवाब में अमेरिका में एक होता है इलेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी भी होता है और यूएस इलेक्शन असिस्टेंस कमीशन भी होता है। ये पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ओवरसी करते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है कि ये अमेरिकन हिस्ट्री का मोस्ट सिक्योर इलेक्शन था। तो अमेरिकी हुकूमत के वो जो रियासत के इदारे हैं जो ओवरसी करते हैं इलेक्शन को, उन्होंने एक सख्त यानी जवाब ट्रंप को दिया है, रिबटल दिया है कि कोई ये ऐसा कुछ नहीं हुआ है। असल बात ये है कि पेंसिल्वेनिया में कोई 2,500 हजार वोट जो हैं वो मुतनाज़े हैं कि वो देर में मौसूल हुए और उन्हें शामिल कर लिया गया। उस पे वो उन्होंने पिटीशन की हुई है। मजे की बात यह है कि उस पिटीशन के लिए जो लॉयर्स एंगेज किए थे उसमें से एक बड़ी फर्म ने अपने आप को अलग कर लिया है। वो अब ट्रंप की वकालत नहीं कर रहे हैं, उन्हें लगा कि केस इतना कमजोर है। तो अगर वो फर्ज करें 2,500 हजार वोट कैंसिल भी हो जाए तो भी लीड इतने 60 हजार की है बाइडन की, क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा। और पेंसिल्वेनिया के जो है 20 इलेक्टोरल वोट हैं। आपको पता है कि अमेरिका की हर रियासत के अलग अलग इलेक्टोरल वोट होते हैं। तो इस वक्त तक CNN की जो वो है फोरकास्ट है और जो उन्होंने कंफर्म यानी उस पे की है, वो ये है कि बाइडन के पास 290 वोट हैं इलेक्टोरल वोट, जबकि जीतने के लिए 270 चाहिए होते हैं और ट्रंप के पास 217 हैं। इसमें जॉर्जिया के 16 और नॉर्थ कैरोलिना के 15 वोट शामिल नहीं है। अगर ये दोनों वोट भी ट्रंप को मिल जाएं तब भी बाइडन ही जीतेंगे, सिर्फ उनका मार्जिन कम हो जाएगा। तो इस बात का तो कोई इम्कान ही नहीं है कि ट्रंप जो है वो किसी सूरत जो है जीत जाएं या उनकी कानूनी बैटल में वो कामयाबी हासिल कर लें। उनका ये एक पुराना वतीरा रहा है कि वो कानूनी बैटल्स करते हैं और लिटिगेशन में चले जाते हैं। वो असल में पोस्चरिंग कर रहे हैं ताकि 2024 के इलेक्शन के लिए दोबारा इलेक्शन लड़ सकें। वो अपने आप एक उनका कल्ट है अमेरिका में, उनके साथ लोग तो हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। तो वो अपना जो एक इमेज है, एक फाइटर का इमेज है कि वो एक ऐसे आदमी हैं जो चैलेंज करते हैं चीजों को, उस इमेज को बरकरार रखने के लिए ये थिएट्रिक्स कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे लास्टली आपसे अदनान आदिल साहब ये एक और अहम सवाल करना है, जो बाइडन की दुनिया के लिए पॉलिसी क्या होगी? यमन की जंग के हवाले से कहा जाता है कि ओबामा की पार्टी और जो बाइडन ये इसके लिए इसके मुखालिफ रहे हैं, ट्रंप इसके हामी रहे हैं कि जंग होनी चाहिए। इसके अलावा भारत को जो आशीर्वाद हासिल थी वो ट्रंप की हासिल थी। दुनिया में जो इंतहा पसंदी फैली उसके पीछे सिर्फ हमें ट्रंप नजर आता है, जिन्होंने उनको थपकी दी हुई थी कि यह काम करे। ईरान के जौहरी मुआहदे को देखते हैं तो ओबामा के हवाले से ये बड़ा एक कामयाब मुआहदा गर्दाना जाता था, मगर ट्रंप ने इसे बदतरीन मुआहदा करार दिया और इसमें से निकल गया। पाकिस्तान के लिए जो बाइडन का आना और पूरा ओवरऑल अफगानिस्तान के लिए आना, ईरान चाइना की बात करते हैं, यमन की बात करते हैं, तो जो बाइडन कितना मुस्बत साबित हो सकता है? देखिए, मुस्बत तो होंगे लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी तब्दीलियां नहीं होंगी। अमेरिका में जो खारजा पॉलिसी है वो एक तरह से बाई पार्टीजन होती है और उसमें सेनेट का बड़ा रोल होता है, और सेनेट जो है वो रिपब्लिकन्स के पास है अभी भी। वहां पे डेमोक्रेट्स नहीं जीत सके हैं, अक्सरियत हासिल नहीं कर सके हैं। दूसरे ये है कि ईरान से ताल्लुकात कुछ बेहतर होंगे
और सऊदी अरब के मामले में कुछ तब्दीलियां आएंगी अमेरिका की पॉलिसी की। ठीक जो मोहम्मद बिन सलमान है, उनकी बहुत दोस्ती थी ट्रंप से, बाइडेन से नहीं है, उनके लिए मुश्किलात होंगी। और जो चीन है उसको महदूद करने की पॉलिसी जारी रहेगी। इंडिया के साथ शराकत की पॉलिसी जो है शुरू ही वो डेमोक्रेट्स ने सदर ओबामा के दौर में इंडो पैसिफिक पॉलिसी बनाई थी, वो जारी रहेगी। अलबत्ता ये है कि जो डेमोक्रेट्स हैं वो थोड़ा इंसानी हकूक के मामलात पे ज्यादा जोर देते हैं। तो मोदी के ऊपर प्रेशर आएगा कि आप कश्मीर के हालात बेहतर बनाएं। हो सकता है इससे कांग्रेस को फायदा हो इंडिया में और मोदी की पोजीशन कमजोर हो, जिसका हम मुजाहरा देख भी रहे हैं कि वो पाकिस्तान से छेड़छाड़ शुरू कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अदनान आदिल साहब, थैंक यू सो मच। उन सब आप कुछ ऐड करेंगे, फिर हम कोरोना की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया गया था, उसे ज्वाइन कर लेगा अमेरिका। पेरिस मुआहिदा माहौलियात का जो है वो न सिर्फ ज्वाइन कर लिया जाएगा, बल्कि उसके लिए जो बाइडेन और उनके करीबी लोग ये कहते हैं कि बहुत बड़ी रकम मुख्तस की जानी चाहिए। कुर्रा अर्ज़ ख़तरे में है, दुनिया भर के ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पाकिस्तान के ग्लेशियर भी ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल में पिघल जाएंगे। पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जिन्हें बहुत ख़तरा है। और बाकी तो उन्होंने बता ही दिया आपको। इसराइल में मेरा ये ख्याल है कि जो नई कॉलोनियाँ वो बसा रहे थे उसमें रवैया शायद मुख्तलिफ होगा जो बाइडन का। ठीक है। वैसे ये एक बात आपको बता दूं कि इवानका जो उनकी बेटी हैं, बेटे तो साथ हैं ट्रंप के, जी। उसने मुखालफत की है अपने बाप के रवैये की। तो दुनिया में तब्दीलियाँ तो होंगी। सऊदी अरब का मामला ख़ास तौर पे अहम है। मोहम्मद बिन सलमान के लिए बहुत ख़तरा है, इसलिए कि जो लोग जिनके ख़िलाफ़ उन्होंने कार्रवाई की शहजादों की, उनके बरतानवी अदारों से भी मरासम है, अमरीकी अदारों से भी मरासम है, उन पर काफ़ी दबाव आएगा। ठीक, लेकिन हारून साहब, सऊदी अरब के साथ लास्टली सऊदी अरब के हवाले से भी कहा जा रहा है कि अब उन्हें चूंकि पता चल गया है कि ट्रंप निकल गए हैं, जो बाइडेन इस खेल का हिस्सा है, तो वो तुर्की के साथ अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुर्की वो एक अलग किस्सा है। वो तो अपना यानी एक फ्रंट जो है उसको ज़रा बेहतर बनाना चाहते हैं कि तुर्की से मामलात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन खुशोगी का मुकदमा मेरे ख्याल में चलेगा और यमन में कोई मदद इन्हें नहीं मिलेगी और इन पे दबाव आएगा और इन्हें अपना रवैया बदलना होगा अगर इन्हें इक़्तिदार में रहना है। हाउस ऑफ सऊद में वैसे भी तकसीम बहुत ज़्यादा हो गई है। चलिए ठीक है, आइंदा आने वाला वक्त इसके बारे में तयन करेगा। प्रिंस मोहम्मद का मुस्तकबिल खतरे में है। ठीक है, अभी हारून साहब, पूरे पाकिस्तानी कौम का भी खतरे में है। कोरोना की वजह से सियासी पार्टियां जलसे कर रही हैं, मगर तिजारती मराकज़ बंद हो रहे हैं। स्कूलों के हवाले से नए SOPs आ रहे हैं, कहा जा रहा है कि वक्त से पहले छुट्टियां हो जाएंगी। ये मईशत भी तबाह हो रही है, मगर पार्टियां नहीं रुक रही। देखिए, इस मामले में पाकिस्तानी कौम का एक अजीब व गरीब मिजाज है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डेयर डेवल। कोई परवाह नहीं, छतों पे खड़े 65 में भी 71 में भी छतों पे चढ़ के लोग तैयारों की लड़ाई देखते थे। मैंने खुद देखा कि बम गिर रहे हैं और लोग अपना कोई परवाह नहीं कर रहे और मामूल की ज़िंदगी जारी है। ये उसका मुस्बत पहलू है, ये है कि पैनिक नहीं किया और उसका फ़ायदा हुआ पैनिक न करने का, लेकिन लापरवाही बहुत है। देखिए, जो टॉप की लेबॉर्ट्रीज़ हैं वो ये बताती हैं, जहाँ से गैर मुल्की के सफ़र करने वाले NOC लेते हैं, कि 1.5% था रेशो कोरोना में मुब्तला होने वालों का, जो 4% हो गया है। ये पिछली दफ़ा मैंने आपको बताया था। और आम शहरी जो ज़ाहिर है बिल्कुल गरीब तबके के लोग तो नहीं होते, वो भी मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के और बहुत थोड़े से लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उसमें वो रेशो 4% से बढ़ के 14% हो गया है। और सभी लोग गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। मुफ्ती मुनीबुर रहमान पे और तबलीगी जमात पे और जनाब जस्टिस तकी उस्मानी पे हमने तनकीद की, लेकिन सियासतदान उससे 20 गुना ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में जलसे हुए किसी ने उन्हें बिरयानी खिला सकते हैं, मगर ये 5 रुपए का जो थोक में तो इसकी कीमत 5 रुपए ही है, मास्क नहीं दे सकते। अच्छा, जलसे कर रहे हैं और करने पर तुले हुए हैं और किसी को इसकी परवाह नहीं है। अब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चले गए, जहाँ मदद अली चले गए, कितने अहम लोग हैं जो मरते जा रहे हैं, मगर परवाह नहीं है। तालीमी अदारों में यही सूरत हाल है। आपको बताया था, मैं एक यूनिवर्सिटी में गया और तमाम लोगों ने, असातिज़ा समेत बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे और किसी ने मास्क नहीं पहन रखा था और हाथ मिला रहे थे, गले मिल रहे थे लोग।
एक दूसरे से, शादियां हो रही हैं उनमें भी यही सूरत हाल है। तो मईशत भी इससे तबाह होगी, इसकी जिम्मेदार हुकूमत भी है। इमरान खान साहब खुद जलसे कर रहे हैं, हुक्मरानों को मिसाल कायम करनी होगी, बाकी सियासी जमातें भी इसकी जिम्मेदार हैं। चेहलम पे जुलूस निकले, ईरान इराक में तो नहीं निकले। अरे भाई आप इसको महदूद कर लें, और आप इस पोजीशन में हैं 10,000 आदमी हैं तो 10,000 मास्क दे सकते हैं और अखराजात हो सकते हैं। इसमें सभी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं, इससे मईशत को बहुत नुकसान पहुंचने का खतरा है। और इलाज इसका बड़ा सादा है, कुछ करना नहीं है आपको मास्क पहनने हैं, फासला रखना है, और जब आप तन्हा हो तो हाथ धोने हैं और सैनिटाइजर लगाना है। चीजें अब महंगी नहीं रही हैं। बिल्कुल हारून साहब, ये तजुर्बा मालियों को बहुत हो गया है, की जरूरत है। वक्त खत्म हो गया हारून साहब वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे तमाम देखने वालों का भी शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।